नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग जो है वो आपका जो लेखपाल का सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक पे जो है पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे और हिस्ट्री में भी सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री की कुछ क्लासेस आएंगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाया जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। जो आपके यूपी ट्रिपल एस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन एंड टॉपिक्स से उनको भी करवाया जाएगा। और हिस्ट्री के बाद जो है एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम लोग हो सके तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, मेडिवल हिस्ट्री सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये है आपके लेखपाल का सिलेबस। इसमें से आज से हम जो ये हिस्ट्री वाला पोर्शन है इसको शुरू करेंगे। और ये क्लासेस दोस्तों जो यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के किसी अन्य एग्ज़ाम की, या जिनका एम है यूपी आर ओ ए आर ओ देना नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी आने वाली है 2026 में, या यूपी पीसीएस प्री, तो आप सब ये क्लासेस देख सकते हैं और इनका रिवीजन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से पढ़ा है वो रिवीजन कर सकते हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो क्लास के साथ पढ़ते चलें और अपना नोट्स बनाते चलें। दोस्तों, हम यहाँ सलाह देंगे कि आप लोग अपना नोट्स स्वयं बनाएं। ये पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़ें। आप बोलेंगे तो आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप पढ़ते हैं और साथ में नोट्स बनाते हैं तो जो आपका कंसंट्रेशन लेवल होता है बहुत हाई होता है। कभी आप केवल पढ़ के देखिए, रीडिंग करके देखिए, और कभी आप पढ़ने के साथ लिखते चलिए तो देखिए आपको याद ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो आप स्पीड में चीज़ों को मत करिए कि अरे हम 2x पे 1.5x पे करके वीडियो ख़त्म कर लेंगे और वीडियो ख़त्म कर लेने के बाद पीडीएफ देखेंगे। नहीं, आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें कितनी जल्दी खत्म करना है। आपको उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें कितना अच्छे से ये टॉपिक खत्म करना है। आज हम पाषाण काल करेंगे तो हमें दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना हो, इतने अच्छे से पढ़िए। तो कोशिश करिएगा कि हम भी आपके साथ इसीलिए लिख रहे हैं, पीपीटी नहीं बनाए हैं, आपके साथ लिखते चलेंगे और आप भी अपने लिखिएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा और उनको पढ़िएगा। प्रयास किया जाएगा कि इस क्लास में आपको अच्छे से याद करा दिया जाए, एकदम सहज रूप में सरलता से आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से। तो दोस्तों, एकदम मोटिवेट होकर सुबह सुबह पढ़ना शुरू करिए। हालांकि हम सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं, आप पता नहीं कब देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, हमारा पाषाण काल है। ठीक है, तो आज हम पाषाण काल को पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, भारत का जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसको तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम जो कवर करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ प्राचीन भारत पढ़ा जाएगा, फिर आधुनिक भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत में भी हम एक क्रम से पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल के बाद पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पढ़ते हैं हम वैदिक काल। ऐसे ही आगे से टॉपिक्स को हम पढ़ते जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाषाण काल। पाषाण काल। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि इसका नाम पाषाण काल क्यों है। ठीक है, पहले ये जानें कि जो इतिहास होता है उसको स्रोतों के आधार पे इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। तीनों भागों के नाम क्या हैं? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और आपका ऐतिहासिक काल। चलिए, जिनको आता है, पता है कि ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या है, वो कमेंट में कमेंट करके बताएं। जिनको नहीं आता है उनको हम बता रहे हैं। पहले आप ये जानिए कि स्रोत क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे। ठीक है, पहले आप जानिए स्रोत क्या होते हैं। आप आसानी से कैसे स्रोत हैं कि जैसे हमने इतिहास क्या है, इतिहास है कि जो बीती हुई घटनाएं हैं उनका जो है वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना बेसिकली इतिहास है। तो वैज्ञानिक रूप से हम अध्ययन कैसे करते हैं? वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं कि जैसे हमने संभावना व्यक्त की, कुछ हमें साक्ष्य मिले कि उस टाइम पे ऐसा ऐसी संस्कृति रही होगी, ये लोग ये खाते थे, ये पीते थे, ये पहनते थे। तो इनकी पुष्टि कैसी होती है? इनकी पुष्टि होती है, मतलब पुष्टि की हम कंफर्म कैसे करते हैं? तो कंफर्म करते हैं जैसे उस समय की पुरातात्विक वस्तुएं हमें मिल गई। पुरातात्विक वस्तुएं, समझेंगे पुरातात्विक वस्तुएं क्या होती हैं, या फिर कुछ साहित्यिक रचनाएं मिल गई, या देखते हैं हम कि बहुत सारे ट्रेवलर्स यानी कि बहुत सारे विदेशी जो है वो भारत आते थे घूमने और वो यहाँ से जाते थे तो अपना एक ग्रंथ लिखते थे, अपना यात्रा वृत्तांत लिखते थे। तो यात्रा वृत्तांतों से भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास की। ठीक है, तो बेसिकली हम ये हैं स्रोत जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत वो हैं कि जैसे जब कुछ लिखित साक्ष्य होते हैं, जैसे लिखे गए वेद लिखे गए, देखेंगे कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं,
मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी रचनाएं, वारा, मीर, आर्यभट्ट, इन सब की बहुत सारी रचनाएं हैं जिनसे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो ऐसे अनेक कालखंडों में बहुत सारी बुक्स लिखी गई जिनको हम साहित्यिक या फिर लिखित साक्ष्यों के रूप में देखते हैं। पुरातात्विक वस्तुएं क्या होती है? देखिए, पुरातत्व जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरा धन तत्व। समझने के लिए, पुरा का मतलब प्राचीन या फिर पहले, तत्व मतलब समझिए कि वस्तुएं या फिर वस्तु, यानी कि प्राचीन यानी कि जो समय बीत चुका है उस समय, जैसे आप पाषाण काल है, सिंधु काल, उस समय लोग कुछ वस्तुओं का उपयोग करते रहे होंगे अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, जैसे हम आप करते हैं आज, खाने के लिए बर्तनों का यूज करते हैं, पहनने के लिए कपड़ों का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे प्रत्येक कालखंड में, प्रत्येक संस्कृति में लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ उपयोग किया जाता रहा होगा। तो वो जब संस्कृति खत्म हुई तो वो जो है वस्तुएं क्या है, दब गई हैं जमीन के नीचे। पुरातत्ववेत्ता यानी कि खुदाई करते हैं, उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, उनके अवशेषों के आधार पे इतिहास की रचना होती है, ठीक है। तो क्या होती है, जैसे मुद्राएं हमें मिलती हैं, मूर्तियां मिलती हैं, बर्तन मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, तो ये सब क्या है, पुरातत्व वस्तु, यानी कि जैसे हम आप अभी हैं, हम आप जो है अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का यूज कर रहे हैं, पेन का यूज कर रहे हैं, खाने के लिए बर्तनों का यूज कर रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े का यूज कर रहे हैं, बहुत सारी वस्तुएं अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। कल को जब हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, यानी कि आज से 5-6 हज़ार साल बाद जब कोई नई संस्कृति मान लो हुई, तो वो अध्ययन करना शुरू करेगी, तो आज के लोगों के बारे में कैसे जानकारी उठाएगी? हम लोग बहुत सारे लिखित साक्ष्य छोड़ के चले जाएंगे जो उनको प्राप्त होंगे, या बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी उनको, तो उसी आधार पर वो क्या लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे। आज का इतिहास उस समय लिखा जाएगा, जैसे हम अभी जो है अपने प्राचीन काल, पाषाण काल का इतिहास देख रहे हैं। तो पुरातात्विक वस्तुएं समझ लिया आप लोग। यात्रा वृत्तांत में बताया कि जैसे बहुत सारे यात्री आते थे तो वो अपने यात्रा वृत्तांत लिख के जाते थे, तो उनसे भी उस कालखंड की जानकारी मिलती थी। तो ये हो गए स्रोत ना, एक लिखित स्रोत हो गए, लिखित साक्ष्य हो गए, पुरातात्विक यानी कि उस समय यूज की जाने वाली वस्तुएं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ये प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक क्या होता है हम यहाँ समझेंगे। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल होता था उसमें जो है आपको क्या मिलेगा, देखिए एक चीज यहाँ रखिए याद, कि पुरातात्विक वस्तुएं तो तीनों काल में मिलेंगी। पुरातात्विक यानी कि पुरातात्विक वस्तुएं आपको प्रागैतिहास में भी मिलेंगी, आद्य इतिहास में भी मिलेंगी, और आपके ऐतिहासिक काल में भी मिलेंगी। यहाँ पे भी आपको पुरातात्विक वस्तुएं मिलेंगी, याद रखिएगा, अभी लिख नहीं रहे हैं। मेन जो इसमें अंतर होता है वो लिखित साक्ष्य का होता है। तो जो आपका प्राग इतिहास होता है उसमें जो है लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलते, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। और इतिहास जो ऐतिहासिक कालखंड है उसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भी जो आद्य इतिहास है इसमें भी लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है, चलिए यहाँ तो नहीं मिलता, ये तो समझ में आ गया प्राग इतिहास में। तो आद्य इतिहास और ऐतिहासिक कालखंड में क्या अंतर है, तो जो लिखित साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं आद्य ऐतिहासिक कालखंड में, मिले तो हैं लेकिन अभी हम लोग इनको पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और जो ऐतिहासिक कालखंड में उसमें जो लिखित साक्ष्य है उसको हम पढ़ लेते हैं, इनको पढ़ा जा चुका है। देखिए अब जैसे इसका उदाहरण समझिए, इसका उदाहरण आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, और ऐतिहासिक कालखंड में जो आपका वैदिक काल आता है, वैदिक काल और उसके बाद का जो कालखंड है वो ऐतिहासिक कालखंड में आता है, ठीक है। तो पढ़ा नहीं जा सका का क्या मतलब है, जैसे देखिए हर, जैसे अभी हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी भाषाएं हम यूज कर रहे हैं, तो उनको जो है एक भाषा में दूसरी भाषा में कन्वर्ट, ट्रांसलेट किया जा सकता है। हम लोग सभी भाषाओं की लिपियों को जान रहे हैं, उनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय की जो लिपि थी, अभी उस पर रिसर्च चल रही है, अभी जो है जो इतिहासकार है जो लिपियों का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उसको डिकोड नहीं किया जा सका है। जैसे वहाँ जो अक्षर हैं, जो वहाँ की लिपि है, जो वहाँ पे संकेत आ रहे हैं, उनका हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं कि किसका क्या मतलब है। तो जब चेंज नहीं कर पाएंगे तो समझ नहीं सकेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझिए कि अभी हमने क्या देखा कि स्रोतों के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड है जिसमें हमें पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त होती हैं और लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते। आद्य ऐतिहासिक क्या है, पुरातात्विक तो आपको हर जगह प्राप्त होगी, ये याद रखना है। मेन अंतर कहाँ है, लिखित में। तो प्राग इतिहास में जो है आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, आद्य इतिहास में लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक कालखंड में आपको लिखित साक्ष्य मिलता भी है और उनको पढ़ा भी जा सकता है, यानी कि ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक कालखंड वाला इतिहास है उसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक दोनों प्राप्त होंगे। आद्य इतिहास में आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको लिखित साक्ष्य मिलेगा, पुरातात्विक भी मिलेगा लेकिन लिखित को पढ़ा नहीं जा सका है। और प्रागैतिहासिक काल में केवल पुरातात्विक मिलेगा। जैसे प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण काल है, पाषाण काल आता है, तो क्या पाषाण काल का कोई लिखित दस्तावेज हमें है, कोई अभिलेख लिखा है, कोई बुक लिखी है? नहीं लिखी ना। क्या है, हम जो उनके जो उस समय के पत्थर थे, इसीलिए इसको पाषाण काल बोला जाता है, क्योंकि जो उस समय मानव था वो अपने एकदम प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक कालखंड था, उसको कुछ नॉलेज नहीं थी, तो केवल अपना जीवन यापन करता था। तो उसी जीवन यापन करने के दौर में पाषाणों यानी कि पत्थरों का उपयोग करता था, उनसे शिकार करता था, उनके उपयोग से अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करता था।
तो उन्हीं पत्थरों के, जो उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर हैं, उन्हीं के आधार पे हम ये पाषाण काल पढ़ते हैं, इसीलिए इसका नाम पाषाण काल रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक का हुआ। अभी हम लोग क्या समझे, एक बार देख लेते हैं। हम बार बार आपको रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं कि क्लास का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल आपको कंटेंट दे दिया जाए, क्लास का उद्देश्य है कि आपको पढ़ा दिया जाए, रटा दिया जाए। तो अभी हमने देखा कि भारत के इतिहास को हमने एकदम बेसिक जानकारी ली कि 3 भागों में पढ़ते हैं, और हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, उनमें से एक भाग है प्राचीन भारत के इतिहास, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और उस प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम पाषाण काल पढ़ेंगे। तो पाषाण काल पढ़ने के पहले थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब आगे समझते हैं। अब आप लोग कुछ नोट्स डाल के लिखिए, डालिए नोट, कुछ इंपॉर्टेंट या फैक्ट आपको लिखवा रहे हैं, नोट डाल के लिखिए। सबसे पहले कुछ विद्वानों के नाम लिखिए जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लोग हैं जार्गेनस थॉमसन, जार्गेनस थॉमसन। दूसरे हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। तीसरे लोग हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। जार्गेनस थॉमसन के बारे में लिखिए कि जार्गेनस थॉमसन ने जो है प्रागैतिहासिक काल को जो है आपके पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग में बांटा है। ठीक है, इन्होंने इतिहास को जो है, इतिहास को पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग में बांटा है, लौह युग में बांटा है। कांस्य काल का मतलब हड़प्पा सभ्यता से है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसको कांस्य काल बोला जाता है, और लौह युग जो है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। और रॉबर्ट ब्रूसफुट, इनका क्या योगदान है, इनका किस लिए हम नाम लिखे हैं, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में लिखिए कि इन्होंने प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन और शोध के लिए भारत में सबसे पहला प्रयास इन्होंने किया है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसीलिए इनको बोला जाता है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक इतिहास के पिता, प्रागैतिहासिक इतिहास के पिता। उसके बाद जो अगला नाम है वो अलेक्जेंडर कनिंघम का है। इनको हम भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में याद करते हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में। पुरातत्व अभी देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे हमने 3 महापुरुषों को देखा। महापुरुष जार्गेनस थॉमसन, इन्होंने पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग में जो है बांटा है इतिहास को। रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने इनको क्या बोला जाता है, इनको प्रागैतिहासिक काल का पिता बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन और शोध के लिए प्रयास किया। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बोला जाता है, भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब हम पाषाण काल में एंट्री करते हैं। ठीक है, पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पाषाण काल को हम आगे 3 भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए बांटते हैं और पढ़ते हैं। तो उन तीनों भागों का क्या नाम है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी, 10,000 बीसी। मध्य पाषाण काल का जो कालखंड है वो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। नवपाषाण काल का जो कालखंड है वो 10,000 बीसी से 1,000 बीसी के बीच होता है। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे कल हम लोग जो है, जो आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल है, इनके चरणों को देखेंगे और किस काल की क्या विशेषता रही है, क्या लक्षण रहा है वो देखेंगे। औजारों को देखेंगे, किस काल में किस विशेष प्रकार के औजारों का उपयोग किया जाता था, और महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे, तथा उसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। कल की क्लास में पाषाण काल को खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस में आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जल्दी से ही खत्म करा दी जाएगी। आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, तथा आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए। बाकी कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए, तथा यदि कोई किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो वो आप लोग भी अवश्य आप अपनी सलाह में दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।